हेलो दोस्तों, मेरा नाम है यश। स्वागत है आपका मेरे चैनल द ट्रेलर में। आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ वो आपको समुद्र की खौफनाक सच्चाई से रूबरू कराएगी, क्योंकि इस कहानी में दो भाई और कुछ मछुआरे मछलियाँ पकड़ने समंदर में तो गए मगर फिर कभी वापस नहीं लौटे। हालांकि इन दोनों भाइयों में से एक भाई को बचा लिया गया था, मगर इसके बाद जो कहानी उसने सुनाई उस पर यकीन करना किसी के लिए भी नामुमकिन था। और इसी दौरान उसके रिश्तेदारों और आसपास के लोगों के घरों पर कुछ अजीबोगरीब फ़ोन कॉल्स आने लगी, जो अपने आप में एक रहस्य बनती चली गईं। तो आखिर कौन थे ये दोनों भाई, कैसे वो इस समंदर के ख़तरनाक और मायावी जाल में फंस गए, और क्या था उन अजीबोगरीब फ़ोन कॉल्स के पीछे का राज, ये आपके रोंगटे खड़े कर देगा। कहानी शुरू होती है 12 अप्रैल सन 1990 को, जब 31 साल का नेथन स्मिथ अपनी फिशिंग बोट को जॉर्जिया के किनारे से लेकर निकलता है। बोट किनारे से अभी 3-4 किलोमीटर ही आगे निकली थी कि तभी नेथन बोट की स्पीड बढ़ाने के लिए उसके स्पीड थ्रॉटल को नीचे करता है, इस उम्मीद में कि इससे बोट की स्पीड बढ़ जाएगी। मगर थ्रॉटल नीचे करने के बाद भी बोट की स्पीड नहीं बढ़ती। इससे महज बोट को हल्का सा झटका लगता है और उसके आसपास बबल निकलने लगते हैं, जिसे देख नेथन बहुत कश्मकश में पड़ जाता है और फौरन बोट के नीचे बने डेक की तरफ चला जाता है, जहां उसका छोटा भाई बिली जो सो रहा था। बिली जो इस बोट का कैप्टन भी था, और नेथन ये बात जानता था कि अगर बोट में कोई ख़राबी होगी तो उसे बिली ही सही कर सकता है, क्योंकि उसे बोट्स के बारे में काफ़ी नॉलेज थी। ये दोनों भाई 7 दिन के लिए एक बोट पर फिशिंग करने निकले थे, जिसमें से ये उनका पहला दिन था। और चूंकि नेथन कोई दूसरा काम करता था, इसीलिए वो इस फिशिंग ट्रिप पर शामिल नहीं होने वाला था। इस ट्रिप पर जो लोग जाने वाले थे उसमें पहला शख्स था बिली, जो इस बोट का कैप्टन था। दूसरा शख्स वो था जिसने ये बोट रेंट पर ली थी, और साथ में 2 मछुआरे भी उनके साथ जाने वाले थे। बहरहाल जिस दिन उन सभी को फिशिंग के लिए निकलना था, उससे महज थोड़ी देर पहले वो दोनों मछुआरे ये कहकर पीछे हट जाते हैं कि उन्हें कुछ काम आ गया है और वो बोट पर फिशिंग के लिए नहीं जा पाएंगे। क्योंकि बिली और नेथन दोनों एक फिशिंग फैमिली से ताल्लुक़ रखते थे, मगर बिली ही था जो अपने फैमिली बिजनेस को आगे बढ़ा रहा था, और यही वजह थी कि उसे फिशिंग बिजनेस और बोट्स के बारे में काफ़ी मालूमात और एक्सपीरियंस था। दूसरी तरफ बिली का भाई नेथन को इस काम में कोई दिलचस्पी नहीं थी, मगर वो बोट चलाना जानता था, और इसीलिए वो कभी कभार अपने भाई बिली के साथ बोट पर निकल जाता था। क्योंकि ये दोनों भाई आपस में बहुत करीब थे, और इसीलिए नेथन को जैसे ही पता चला कि 2 मछुआरे आखिरी वक्त में पीछे हट गए हैं और बिली को मछुआरों की ज़रूरत है, नेथन फ़ौरन उसका साथ देने और उसका साथ चलने को तैयार हो जाता है। हालांकि नेथन दोनों में बड़ा था, और यही वजह थी कि वो अपने छोटे भाई बिली की मदद के लिए हमेशा तैयार रहता था, और वो फ़ौरन 2 मछुआरों का इंतज़ाम करता है और उनके साथ बिली की बोट पर सवार हो जाता है। बहरहाल बोट पर नेथन डेक की तरफ बढ़ने लगता है, अपने भाई बिली को ये बताने के लिए कि शायद बोट में कुछ ख़राबी हो गई है और उसकी स्पीड बढ़ नहीं रही है, और उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो बोट को ठीक कैसे करे। हालांकि नेथन 6 फीट लंबा था और उसका वज़न भी लगभग 130 किलो था, जिसकी वजह से वो देखने में काफ़ी लंबा चौड़ा लगता था, मगर उसे फिशिंग और बोट्स के बारे में कोई नॉलेज नहीं थी, और उसे लगने लगता है कि शायद उसने बोट पर आकर गलती कर दी है। उसे इस बात से बहुत शर्मिंदगी महसूस हो रही थी कि वो बोट की एक छोटी सी खराबी को ठीक नहीं कर सकता, और वो यहाँ क्या कर रहा है। बहरहाल नेथन अपने छोटे भाई बिली को उठाकर जब उसे इस प्रॉब्लम के बारे में बताता है, तब बिली उससे कहता है कि कोई परेशानी वाली बात नहीं है, और वो नीचे जाकर अभी इंजन चेक करके उसे ठीक कर देगा। अब वो दोनों भाई नीचे की तरफ जाते हैं जहाँ इस बोट का इंजन था, और बिली इंजन को चेक करने के लिए जैसे ही उसके ऊपर का ढक्कन हटाता है, उसमें से बहुत तेज़ धुआं निकलने लगता है। ये देख बिली को ये समझते देर नहीं लगी कि ये कोई छोटी मोटी प्रॉब्लम नहीं है और इंजन में कोई बड़ी ख़राबी हो गई है, जिससे देख वो बहुत परेशान हो जाता है। अब बिली गुस्से में गालियाँ बकने लगता है और घबराहट में नेथन से कहता है कि वो नीचे जाए और सो रहे दोनों मछुआरों से कहे कि वो आकर उनकी मदद करें। अब नेथन फौरन दौड़कर नीचे बने बंक रूम की तरफ भागता है, और वो जैसे ही नीचे पहुंचता है उसके कदम वहीं के वहीं जम जाते हैं, क्योंकि उसके सामने जो नज़ारा था वो दिल दहला देने वाला था। वो देखता है कि बोट की ज़मीन और बंक रूम के अंदर 1 फीट तक पानी भरा हुआ है, और ये देख वो चिल्लाकर उन मछुआरों को उठने के लिए कहता है। नेथन के चिल्लाने की आवाज़ सुनकर वो दोनों मछुआरे घबराकर उठ खड़े होते हैं, और वो देखते हैं कि उनके चारों तरफ पानी भरा हुआ है, जिसे देख उनके पसीने छूटने लगते हैं। ये पूरा नज़ारा देख नेथन फ़ौरन ऊपर की तरफ भागता है और बिली से चिल्लाकर कहता है कि इंजन की खराबी के साथ साथ अब बोट में पानी भी भर रहा है और बोट डूब रही है। ये सुनते ही बिली फ़ौरन उससे कहता है कि वो बाल्टियाँ लेकर नीचे जाए और पानी को निकालना शुरू करे, और वो रेडियो पर मदद के लिए कॉल करना शुरू कर देता है। बहरहाल बिली दौड़कर बोट की स्टीयरिंग के पास पहुंचता है और रेडियो कम्युनिकेशन सिस्टम अपने हाथ में लेकर ज़ोर ज़ोर से मेडे मेडे चिल्लाने लगता है।
इसी दौरान नेथन और दोनों मछुआरे अपनी लाइफ जैकेट्स पहनते हैं और बाल्टियां हाथ में लेकर नीचे बंक रूम की तरफ चले जाते हैं, जहां वो बाल्टियों से पानी निकालना शुरू करते हैं। मगर उनकी परेशानी बजाय कम होने की ओर बढ़ती जा रही थी, क्योंकि पानी अब बहुत तेज़ी से बोट के अंदर आता जा रहा था। बहरहाल वो पानी को बाल्टी से बहुत जल्दी बोट के बाहर फेंकना शुरू करते हैं और उधर बिली का गुस्सा और घबराहट बढ़ती ही जा रही थी और वो फ़ोन पर मेडे चिल्लाता जा रहा था। इसी दौरान अचानक बोट की लाइट्स टिमटिमाने लगती हैं और फिर अचानक सभी लाइट्स बंद हो जाती हैं, जिसके बाद पूरी बोट पर अंधेरा छा जाता है। अब बोट के इंजन ने भी काम करना बंद कर दिया था और पूरी बोट पर सन्नाटा छा चुका था, मगर बोट में पानी भरने की आवाज़ साफ सुनाई दे रही थी और बिली ने भी मेडे चिल्लाना बंद कर दिया था, क्योंकि बोट की पावर सप्लाई बंद होने की वजह से रेडियो कम्युनिकेशन सिस्टम बंद हो गया था। सबसे ज़्यादा परेशानी वाली बात यह थी कि इस रेडियो कम्युनिकेशन पर किसी ने भी बिली की मदद की आवाज़ नहीं सुनी और इसीलिए ये कोई नहीं जानता था कि वो सभी कहाँ हैं और पानी में डूब रहे हैं। चूँकि अब उनके पास किसी से भी बात करने या मदद मांगने का कोई रास्ता नहीं बचा था और इसीलिए वो सभी बोट के ऊपरी हिस्से में पहुंचते हैं और अपनी लाइफ बोट उठाकर उसमें हवा भरते हैं और खाना पीना और जो भी ज़रूरी सामान था वो अपने साथ रख लेते हैं। ये सारा सामान वो अपनी लाइफ बोट्स में रखना शुरू करते हैं और एक एक करके उसमें बैठ जाते हैं और डूबती हुई बोट को वहीं छोड़कर चले जाते हैं। क्योंकि उन लोगों ने अपने साथ खाना पीना और दूसरा सामान इतना रख लिया था कि वो कई दिनों तक जिंदा रह सकते थे और साथ ही साथ उनके बदन पर लाइफ सेविंग जैकेट्स भी बंधी थी, इसीलिए उनकी टेंशन और परेशानी कुछ हद तक कम हो गई थी। हालांकि बिली की मेडे कॉल्स को किसी ने सुना नहीं था, मगर फिर भी उन्हें लग रहा था कि जवाब देने के बजाय शायद रेस्क्यू टीम ने वहां मदद भेज दी हो और वो उन्हें बचाने के लिए पहुंचने ही वाले हों। बिली बार बार सभी से ये कह रहा था कि वो अपना राशन संभाल कर चलाएं और एक अच्छी उम्मीद के साथ आगे बढ़ें कि वो बचा लिए जाएंगे, मगर उनकी उम्मीदों पर पानी तब फिर गया जब समंदर में आधा घंटा गुजारने के बाद सुबह होने लगी और उनकी लाइफ बोट से कुछ अजीब आवाज़ आने लगी। ये आवाज़ लाइफ बोट के किसी कोने से आ रही थी और वो ये नहीं समझ पा रहे थे कि ये आवाज़ आ कहाँ से रही है और इसीलिए वो उस आवाज़ को इग्नोर कर देते हैं। मगर तभी लाइफ बोट ढीली पड़ने लगती है और तब उन्हें समझ आता है कि बोट में एक छोटा सा होल हो गया है जिसमें से हवा बाहर निकल रही है। अब वो सभी इस पंचर होल को ढूंढना शुरू करते हैं और वो उन्हें मिल भी जाता है, मगर उनके पास पैच किट नहीं था जिसकी मदद से वो इसे ठीक कर सकें और अब उनके पास बस एक ही रास्ता था कि वो अपने हाथों से इस होल को बंद रखें ताकि हवा बाहर ना निकल सके। हालांकि इस तरीके से वो हवा को बाहर निकलने से रोक नहीं सकते थे और इसीलिए घंटे बाद ये लाइफ बोट पूरी तरह पानी में डूब गई और ये चारों ठंडे पानी में तैर रहे थे। क्योंकि वो लोग अपनी मेन बोट से अब तक 4 किलोमीटर दूर आ चुके थे और उनकी डूबती हुई बोट का कुछ मलबा भी पानी में तैरते हुए उन लोगों के पास आ गया था और ये देख उन चारों में से एक लकड़ी के बड़े से टुकड़े को पकड़ लेता है और वो सभी बारी बारी उस पर चढ़ने और उतरने लगे, क्योंकि ये लकड़ी का टुकड़ा उन सभी का वजन एक साथ नहीं संभाल सकता था। इसका साफ मतलब था कि वो सभी बारी बारी लाइफ बोट से इस लकड़ी के टुकड़े पर आते और फिर इसी तरह दूसरा शख्स जब लकड़ी के टुकड़े पर आता तब पहला शख्स दोबारा लाइफ बोट का किनारा पकड़ लेता और अपनी बारी का इंतज़ार करने लगता। इसी दौरान उनकी नज़र अपनी डूबती हुई मेन बोट पर पड़ती है जो उनसे और ज़्यादा दूर होती जा रही थी और उन्हें बोट का सिर्फ ऊपरी हिस्सा दिखाई दे रहा था जो पानी में डूबता जा रहा था। समंदर में लहरें इतनी ज़्यादा तेज़ थी कि वो सभी बहते हुए समंदर के बीचों बीच जाते जा रहे थे और वो सभी एक गहरे शौक में थे कि ये सब क्या और क्यों हो रहा है और अब उन्हें क्या करना चाहिए। हालांकि उन लोगों ने डूबती हुई लाइफ बोट से भी खाने पीने का सामान निकाल लिया था और अपनी लाइफ जैकेट्स भी पहन रखी थी, मगर फिर भी अब उन सभी को यही लग रहा था कि अब वो कभी बच नहीं पाएंगे। इस समंदर का पानी बहुत ज़्यादा ठंडा था और चूंकि उन सभी को बारी बारी उस लकड़ी के टुकड़े से उतरकर पानी में आना पड़ रहा था और इसीलिए उन्हें कभी भी हाइपोथर्मिया हो सकता था। इतने ठंडे पानी में हाइपोथर्मिया महज 1 से 2 घंटे के अंदर हो सकता था और ये बात वो सभी बहुत अच्छी तरह जानते थे और इसीलिए अब उनमें ये डिस्कस होने लगा कि कौन लकड़ी के टुकड़े पर रहेगा और कौन समंदर में। और तभी नेथन एक बहुत ख़तरनाक फैसला लेता है। चूँकि नेथन इन चारों में सबसे लंबा चौड़ा और भारी था और वो ये बात बहुत अच्छी तरह समझ रहा था कि अगर वो यहाँ नहीं होता तो बाकी 3 लोग बहुत आसानी से इस लकड़ी के टुकड़े पर बैठ सकते थे और उन्हें हाइपोथर्मिया भी नहीं होता और उन्हें आसानी से बचाया जा सकता था। चूँकि नेथन अपने छोटे भाई से बहुत प्यार करता था और इसीलिए वो बिली की तरफ मुड़ता है और उससे कहता है कि मैं तैरकर डूबती हुई बोट की तरफ जा रहा हूँ और उसके मलबे से एक लकड़ी का टुकड़ा निकालूंगा और उस पर बैठ जाऊँगा। वो ये भी कहता है कि अब तुम लोग आराम से इस लकड़ी के टुकड़े पर बैठो और मैं वहाँ बैठूंगा और इस तरह हम सब बचकर यहाँ से निकल सकते हैं। चूँकि उनकी डूबती हुई बोट उन सभी से अब इतनी दूर हो चुकी थी कि वो बड़ी मुश्किल से दिखाई दे रही थी और अब उनके बीच का फासला लगभग 5 किलोमीटर हो चुका था।
इसका साफ मतलब था कि नेथन को तैरकर एक लंबा सफ़र तय करना था और ये सुनते ही बिली और बाकी दो मछुआरे नेथन से कहते हैं कि ये एक सुइसाइड मिशन है और वो तैरकर बोट तक नहीं पहुंच पाएगा। खुले समंदर में तैरना अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज है और साथ ही साथ ये जानलेवा भी है, क्योंकि तैरने के दौरान नमक वाला पानी मुंह में आता है, बॉडी के अलग अलग पार्ट्स में क्रैम्पिंग होने लगती है और तैरने वाले को बड़ी बड़ी लहरों और ठंडे पानी का सामना करना पड़ता है, जिसकी वजह से 3-4 किलोमीटर तैरने में ही कई घंटों का वक्त लग जाता है। चूँकि नेथन पहले से लंबा चौड़ा और भारी भरकम था और उसके बदन पर लाइफ सेविंग जैकेट भी थी, मगर ना तो उसके पास फिन्स थे और ना ही वेट सूट्स, जिसकी वजह से उसे तैरने में बहुत परेशानी होने वाली थी। एक सबसे बड़ी परेशानी और नेथन के सामने थी और वो ये थी कि उसके पास बोट तक पहुंचने के लिए कोई सही लैंडमार्क नहीं था जिससे उसे ये पता चल सके कि वो सही डायरेक्शन में तैर रहा है, और साथ ही साथ उसे कितना फासला तय करना है ये भी पता नहीं था, क्योंकि इतने गहरे समंदर में ख़तरनाक और जानलेवा मछलियाँ भी थीं, जिसकी वजह से नेथन के उस बोट तक पहुँचने के 0% चांस थे। हालांकि नेथन ये बात जानता था, मगर साथ ही साथ उसे ये भी लग रहा था कि वो उस बोट तक पहुंचेगा या नहीं, और चूंकि वो अपने भाई और बाकी दो मछुआरों को बचाना चाहता था, इसीलिए वो फैसला करता है कि वो खुद की कुर्बानी देगा। हालांकि बिली और बाकी दो मछुआरे नेथन को समझाते रहे कि वो दोबारा बोट तक तैरकर ना जाए, क्योंकि ये जानलेवा है और वो बच नहीं पाएगा, मगर इसके बावजूद भी नेथन अपने छोटे भाई बिली से कहता है कि वो उससे बहुत प्यार करता है और वहाँ से तैरने के लिए निकल जाता है। अब इसे नेथन की किस्मत कहें या चमत्कार के बिली को छोड़ने के लगभग 11 घंटे बाद जब सूरज डूब रहा था, नेथन उस डूबती हुई बोट तक पहुंच चुका था और वो अभी भी जिंदा था। बोट तक पहुंचते पहुंचते उसकी हालत बिल्कुल अधमरी हो चुकी थी, क्योंकि उसे डिहाइड्रेशन और हाइपोथर्मिया हो चुका था, जिसकी वजह से वो सही से सांस नहीं ले पा रहा था। मगर सबसे ज़्यादा हैरानी वाली बात यह थी कि वो 11 घंटे पानी में तैरकर बोट तक पहुँच गया था। बोट तक पहुंचने के बाद वो एक बड़े से हिस्से को सपोर्ट के तौर पर पकड़ लेता है और फिर उस पर चढ़कर बैठ जाता है, जो उसका वज़न आसानी से संभाल लेता है। वो अब खुद को इस बड़े से लकड़ी के हिस्से से बांध लेता है ताकि वो लहरों के साथ ना बहे, और एक डर उसे बार बार सता रहा था कि कहीं ये लकड़ी का टुकड़ा उसे पानी में ना ले डूबे या उसे अपने साथ ना बहा ले जाए। और इसी तरह पूरी रात निकल गई और वो इस लकड़ी के टुकड़े को पकड़ा रहा। इसी दौरान थकान की वजह से कुछ देर के लिए नेथन की आंख लग गई, और जब उसकी आंख खुलती है तब सूरज निकल चुका था और वो देखता है कि वो समंदर के बीचों बीच है, और तभी उसकी नज़र उस तरफ जाती है जहाँ से वो तैर कर आया था। नज़र पड़ते ही वो कुछ ऐसा देखता है जिसे देख वो चौंक जाता है, और वो अपनी आंखों को मलते हुए जब दोबारा देखता है तब उसे एक बड़ा सा पिलर दिखता है जिसमें से धुआं निकल रहा था। ये देख नेथन को अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता और वो सोच में पड़ जाता है कि इतने सुनसान समंदर में अचानक ये शिप कहाँ से आ गई। हालांकि ये शिप नेथन से काफ़ी दूरी पर थी, मगर काफ़ी बड़ी शिप होने की वजह से वो उसे साफ तौर पर देख पा रहा था, और तभी वो देखता है कि वो शिप उसी जगह एक सर्कल में घूम रही थी, और ये वही जगह थी जहां उसका भाई बिली और बाकी दो मछुआरे पानी में तैर रहे थे। ये देख नेथन बहुत खुश हो जाता है और उसे लगने लगता है कि ये शिप उसके भाई और मछुआरों को बचाएगी और फिर उसे आकर बचा लेगी। नेथन ने लकड़ी के हिस्से को अब और ज़ोर से पकड़ लिया था और वो ये पूरा नज़ारा बहुत गौर से देख रहा था, और तभी वो देखता है कि शिप सर्कल में चक्कर लगाते हुए अचानक रुक जाती है और फिर उसमें से किसी चीज़ को पानी के अंदर डाला जाता है। ये देखने में एक रेस्क्यू ऑपरेशन की तरह लग रहा था, और लगभग 2 घंटे बाद ये शिप फिर से चलना शुरू करती है और इस बार ये शिप नेथन की तरफ ही बढ़ रही थी। ये देख नेथन एक चैन की सांस लेता है और उसे लगने लगता है कि अब शिप किसी भी वक्त आकर उसे बचा लेगी, और तभी वो थोड़ी देर सोने का फैसला करता है। वो अब आंखें बंद करके उस लकड़ी के बॉक्स के अंदर सो जाता है, इस उम्मीद में कि शिप उसे आकर बचा लेगी। मगर नेथन जैसे ही थोड़ी देर में अपनी आंखें खोलकर देखता है, वो देखता है कि जो शिप सीधे उसी की तरफ आ रही थी वो अपना रास्ता बदल चुकी है और थोड़ी देर में उस जगह से गायब हो जाती है। ये देख नेथन की सारी उम्मीदों पर पानी फिर जाता है और वो वहीं बैठकर रोने लगता है, मगर उसकी किस्मत अच्छी थी कि महज 3 दिन बाद ही एक दूसरी शिप उसे ढूंढ लेती है और उसे बचाकर समंदर से बाहर निकाल लेती है। हालांकि जब पहली शिप वहां से वापस चली गई थी तब नेथन को यही लग रहा था कि इस शिप ने उसके भाई बिली और दोनों मछुआरों को बचा लिया है, मगर चूंकि वो उसे ढूंढ नहीं पाए, इसलिए जब वो वापस जाकर दूसरों को बताएंगे कि नेथन अभी भी समंदर में है तो उसे बचा लिया जाएगा। और ये सच साबित हुआ, क्योंकि 3 दिन बाद एक दूसरी बोट ने आकर उसे बचा भी लिया। मगर यहाँ से ये कहानी एक अजीब और एक रहस्यमयी मोड़ ले लेती है। बहरहाल नेथन को हॉस्पिटल ले जाया गया, मगर अब तक वो बेहोश हो चुका था और उसके फैमिली और फ्रेंड्स सभी हॉस्पिटल में जमा हो चुके थे।
लगभग 8 घंटे बाद उसे होश आता है और वो जैसे ही अपनी आंखें खोलता है उसके सभी दोस्त और रिश्तेदार उसके सामने खड़े थे और उसे इस बात पर यकीन नहीं हो रहा था कि वो जिंदा बच गया है, मगर उसकी आंखें अभी भी अपने भाई बिली को ढूंढ रही थी जो वहाँ मौजूद नहीं था। सबसे पहला सवाल करते हुए वो सभी से पूछता है कि मेरा भाई बिली कहाँ है और वो कैसा है और उस शिप ने पहली बार में मुझे क्यों नहीं बचाया। ये सवाल सुनते ही वहाँ मौजूद सभी लोग कश्मकश में पड़ जाते हैं और नेथन की तरफ देखने लगते हैं और फिर वो नेथन से वो सवाल करते हैं जिसे सुनकर वो रोने लगता है। वो सभी नेथन से पूछते हैं कि वो किस शिप की बात कर रहा है और बिली और दोनों मछुआरे अभी भी मिसिंग है और उनका कुछ पता नहीं चल रहा है। बहरहाल अब बिली और बाकी दोनों मछुआरों की तलाश शुरू होती है और ये तलाश कई हफ्तों तक चलती रही और इसी तलाश के दौरान कोस्ट गार्ड और पुलिस हर उस रिकॉर्ड को चेक कर रही थी जिससे उन्हें किसी भी शिप के उस एरिया में होने के बारे में पता चल सके जहां नेथन और बिली थे। हर पहलू की छानबीन करने के बाद भी उन्हें किसी भी ऐसी शिप के बारे में नहीं पता चला जिसे नेथन ने देखा था और तब उन्हें लगने लगता है कि ऐसी कोई शिप एग्जिस्ट ही नहीं करती है और हो सकता है कि नेथन की बुरी हालत की वजह से उसे हेलुसिनेशन हो रहे हों और उसने वो शिप देखी हो। उधर नेथन अपनी जिद पर अड़ा था कि उसने ये शिप देखी है और अगर ये उसका हेलुसिनेशन होता तो उसे ये शिप घंटों तक नहीं दिखाई देती और उसे अपनी आंखों देखी पर पूरा यकीन है, मगर चूंकि इस बात का कोई पुख्ता सबूत नहीं था इसीलिए किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। बहरहाल कुछ महीने ढूंढने के बाद जब बिली और दोनों मछुआरे नहीं मिले तब इस सर्च ऑपरेशन को बंद कर दिया गया और सभी ने ये मान लिया कि बिली और दोनों मछुआरे मर चुके हैं। मगर तभी 5 महीने बाद कुछ ऐसी फ़ोन कॉल्स का सिलसिला शुरू होता है जिसने सभी को हिला कर रख दिया। 5 अक्टूबर सन 1990 की एक दोपहर नेथन की बहन के घर का लैंडलाइन फ़ोन बजता है और चूंकि वो सभी इस हादसे से धीरे धीरे उभर रहे थे मगर उनका मन अभी भी ये मानने को तैयार नहीं था कि बिली मर चुका है। वो सभी हमेशा इसी उम्मीद में रहते थे कि एक दिन उनके घर का फ़ोन बजेगा और उन्हें खबर मिलेगी कि बिली और मछुआरों को बचा लिया गया है और इसीलिए उनकी फैमिली में किसी के भी घर का फ़ोन बजता वो सभी दौड़कर फ़ोन उठाते कि उन्हें कोई अच्छी खबर मिलेगी, मगर ऐसा नहीं होता। लेकिन इस बार 5 अक्टूबर को जो फ़ोन बजा वो अलग था क्योंकि इसमें खबर भी अलग थी। ये फ़ोन कॉल नेथन की मदर रिसीव करती हैं और वो जैसे ही फ़ोन उठाती हैं दूसरी तरफ कोई शख्स जल्दी जल्दी स्पेनिश में कुछ बोल रहा था जो उन्हें बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था और उन्हें लगने लगता है कि ये रॉन्ग नंबर है। वो अभी फ़ोन रखने ही वाली थी कि तभी ये कॉलर अपनी स्पेनिश के बीच कुछ बोलने लगता है जो इंग्लिश में था और जिसे सुनकर नेथन की माँ एकदम से चौंक जाती है। वो कॉलर बार बार नेथन की बहन का नाम ले रहा था और साथ ही साथ उसका फ़ोन नंबर भी दोहराया जा रहा था जिसे सुनकर नेथन की माँ बहुत हैरत में पड़ जाती है और उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करें, मगर इससे पहले वो कोई सवाल करती दूसरी तरफ से ये कॉल कट हो जाता है। इस कॉल के महज कुछ ही देर बाद एक और बार फिर से फ़ोन की घंटी बजती है, मगर इस बार ये कॉल उस शख्स के घर पर आया था जिससे बिली ने बोट रेंट पर ली थी और उसका घर नेथन की बहन के घर से महज कुछ ही दूरी पर था। बोट ओनर जैसे ही फ़ोन उठाता है इस बार भी कॉल करने वाला जल्दी जल्दी स्पेनिश में कुछ बोल रहा था और बोट ओनर अभी फ़ोन रखने ही वाला था कि तभी कॉलर इंग्लिश में कुछ बोलने लगता है जो उसे समझ आ रहा था और इस बार ये कॉलर बोट ओनर का नाम और उसका फ़ोन नंबर बार बार दोहराया जा रहा था। ये बिल्कुल उसी तरह की कॉल थी जो नेथन की मां ने रिसीव की थी और बोट ओनर इससे पहले कोई सवाल पूछता इस बार भी कॉल दूसरी तरफ से कट हो जाता है। इन कॉल्स के बाद वो सभी कश्मकश में पड़ गए थे क्योंकि उनका मानना था कि अगर ये कॉल एक बार और एक ही जगह पर आती तो उन्हें लगता कि ये कोई प्रैंक या रॉन्ग नंबर है, मगर ये कॉल्स थोड़ी देर के फासले पर 2 बार आई जिसका पैटर्न सेम था और जिन 2 लोगों के घर पर ये कॉल्स आई वो किसी न किसी तरह बिली से कनेक्टेड थे। अब ये कॉल्स अक्सर 2-3 हफ्ते में आने लगी जिसमें कभी नेथन की बहन के घर पर आती तो कभी बोट ओनर के, और हर बार इन कॉल्स का पैटर्न सेम होता जिसमें कॉलर रैपिड स्पेनिश बोलता और फिर नेथन की बहन या बोट ओनर का नाम और नंबर दोहराने लगता और फिर ये कॉल कट कर दिया जाता। ये सिलसिला कई हफ्तों तक चलता रहा जिसके बाद नेथन की फैमिली और बोट ओनर पुलिस से कांटेक्ट करते हैं और एक बार फिर से दोबारा सर्च ऑपरेशन शुरू होता है क्योंकि उन्हें अब लगने लगा कि शायद नेथन ने सच में वो शिप देखी हो और इस शिप ने बिली और मछुआरों को बचा लिया हो और फिर वो उन्हें ऐसी कंट्री ले गए हों जहाँ स्पेनिश बोली जाती है। उन्हें बार बार यही लग रहा था कि शायद कोई स्पेनिश शख्स उनसे कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा है ताकि वो उन्हें बिली और मछुआरों के बारे में बता सके, या ये भी हो सकता है कि बिली और मछुआरों को किडनैप कर लिया गया हो और इन्हें छोड़ने के लिए वो उनसे फिरौती चाहते हों, मगर ये सब महज थियरीज थी जो पुख्ता सबूत होने की वजह से कमज़ोर पड़ रही थी।
पुलिस को भी अब समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये हो क्या रहा है, और तब वो मैक्सिकन पुलिस और दूसरी स्पेनिश पुलिस से कांटेक्ट करती है ताकि उन्हें बिली और मछुआरों के बारे में कोई भी सुराग मिल सके। मगर इतनी छानबीन करने के बाद भी ना उन्हें कोई इन्फॉर्मेशन मिली और ना ही कोई सबूत उनके हाथ लगा। पुलिस अब नेथन की फैमिली से कहती है कि वो इन कॉल्स के बारे में कुछ भी नहीं पता लगा पा रहे, और उन्हें अब भी यही लगता है कि वहाँ कोई शिप थी ही नहीं और बिली और मछुआरे मर चुके हैं। नेथन के परिवार वाले पुलिस की बात मानने को तैयार ही नहीं थे, क्योंकि उनका मानना था कि ये अजीब फ़ोन कॉल्स किसी न किसी तरह बिली के गायब होने से जुड़े हैं और बिली और मछुआरे अभी भी जिंदा हैं। बिली और मछुआरों को गायब हुए अब लगभग 1 साल हो चुका था, और तब आता है 6 मार्च सन 1991, जिस दिन फ़ोन की घंटी फिर से बजती है और इस बार ये फ़ोन कॉल नेथन की बहन के घर पर आया था। नेथन की बहन जैसे ही फ़ोन उठाती है, दूसरी तरफ वही शख्स था जो हर बार जल्दी जल्दी स्पेनिश बोलता था, और इस बार वो प्रॉपर इंग्लिश में कुछ अलग और चौंकाने वाली बात कहता है। वो नेथन की बहन से कहता है कि वो उसे घर लेकर आ रहा है, और फिर अचानक ये कॉल डिस्कनेक्ट हो जाता है, जिसके बाद नेथन की बहन चिल्लाकर अपने हस्बैंड को बुलाती है और उससे कहती है कि वो जल्द से जल्द पुलिस से कांटेक्ट करे। इस कॉल के बाद उनकी सोई हुई उम्मीदें फिर से जाग उठी थी, और एक बार फिर से बिली और दोनों मछुआरों की तलाश शुरू हो जाती है, जिसके लिए पुलिस और कोस्ट गार्ड टीम जॉर्जिया के समंदर किनारे एक सर्च टीम लगा देते हैं। वो सभी अब इसी उम्मीद में थे कि बिली और दोनों मछुआरे अब कभी भी वापस आने वाले हैं, मगर ऐसा कभी नहीं हुआ। और जो आखिरी कॉल नेथन की बहन के घर पर आया था, जिसमें वो बिली को वापस लाने की बात कर रहा था, उसके बाद ये कॉल्स पूरी तरह आना बंद हो गए। ये आज भी उन सभी के लिए एक सवाल बना हुआ है कि आखिर बिली और दोनों मछुआरों के साथ क्या हुआ, और वो ज़िंदा हैं भी या नहीं। और जो सबसे बड़ा रहस्य आज भी उन सबके सामने है, वो ये है कि आखिर नेथन ने समंदर में देखा गया था, क्या वो सच में एक शिप थी जिसने बिली और मछुआरों को बचाया था, या सिर्फ नेथन का वहम था। हालांकि नेथन का हमेशा यही कहना था कि ये उसका वहम नहीं था और उसने सच में शिप देखी थी। नेथन और मछुआरों के परिवार वालों का आज भी यही मानना है कि बिली और मछुआरे अभी भी जिंदा हैं और वो कभी न कभी वापस ज़रूर आएंगे। ये थी कहानी एक ऐसी रहस्यमयी बोटिंग ट्रिप की, जहां बहुत कुछ ऐसा हुआ जिस पर यकीन करना बहुत मुश्किल है, और ये आज तक कोई नहीं जान पाया कि गायब हुए लोगों के साथ आखिर क्या हुआ और ये फ़ोन कॉल्स किसने किए थे, और अब उनके परिवार वालों को पूरी ज़िंदगी एक दर्द और उम्मीद के साथ गुजारनी होगी। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताएं। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।